इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर ममता यहाँ पर त्यागी जी है, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की। इस बार पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों को अपनी शह देकर भारत की जमीन पर जो एक कायराना हरकत की है, उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी कि आखिर कैसे इन मासूम लोगों को जो कश्मीर घूमने गए थे और उनकी आइडेंटिटी सोचिए धर्म पहचान कर और उन्हें एक मजहब के नाम पर जो उन्हें मारा गया, उन्हीं के परिवार वालों के सामने आप सोचिए इस परिवार पे क्या बीती होगी उन छोटे छोटे बच्चों पर, जब उनके घर के मुखिया लोगों को मतलब ये आइडेंटिफाई करके कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और बच्चों के दिमाग तक में भी जहर घोलकर कि देखिए तुम हिंदू हो, तुम्हारे पिताजी को इसलिए मारा जा रहा है। इससे निंदनीय मानवता के विरुद्ध कोई अपराध नहीं हो सकता है। और देश की इन 28 परिवारों के साथ में पूरी देश की जनता इस समय दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और अब जो आप आगे देखेंगे वो पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी कि भारत के मासूम लोगों को जो एक सेलिब्रेशन के लिए या एक छुट्टी मनाने वो परिवार वहां गए थे, जिनकी घर उन्होंने बर्बाद किए, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी जो अपना दृढ़ निश्चय रखते हैं वो धीरे धीरे आपको स्टेप्स के माध्यम से लागू होता दिखाई देगा, इम्प्लीमेंट होता हुआ। और मुझे अब कुछ पंक्तियां जो याद आती हैं, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, देख जहां तक फेंक जहां तक भाला जाए। अब देश देखेगा और दुनिया देखेगी कि किस तरह से इसका प्रतिकार लिया जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ना वो बहुत ही छोटा, जैसे कहते हैं ना कि मूवी का शायद ट्रेलर भी नहीं है जो आप देख रहे हैं, अभी तो पूरी मूवी बाकी है। जो पीओ को जिसकी जमीन को वह इस्तेमाल कर रहा है ना भारत के विरुद्ध, हो सकता है इस बार उसे उसी से हाथ न गंवाना पड़ जाए। इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने हमारे 28 लोगों को मारा है तो उसकी कीमत उसे 28,000 से भी चुकानी पड़ सकती है। ये हमारी सरकार और मोदी जी आपके सामने करके दिखाएंगे। आपने मोदी जी के एक्सप्रेशन अगर जब से ये दुर्घटना है उसके बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अगर गौर से देखे हों तो उनके चेहरे पे जो रोष है, जो दुख है, उसे मैं बयान नहीं कर सकती। और देश इस समय दुख की बात की महिलाओं से कहा गया कि तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि तुम जाके बताओ कि तुम मोदी की तारीफ करते हो। मतलब क्या शब्द थे, क्या बातें थी जो उनसे बोली गई, क्या परिवार पे गुजरी होगी, क्या मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बचते उन सारी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए कि हमारे अंदर भी यहाँ बैठे हुए कितना रोष है, कितना गुस्सा है, और हम भी उस चीज के लिए कितना लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप देखिएगा मैंने क्या कहा, जो अंजाम भुगतेगा ना पाकिस्तान, उसको उसकी 7 पीढ़ियां भूलेंगी नहीं। आप ये लिख के ले लीजिए, हम उसे बख्शेंगे नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि उरी का वो पुलवामा का जो पहला हमला था वो सेना के ऊपर था, ये आम रागी के ऊपर है। और उसमें भी टारगेट करके एक मोदी जी का नाम लेकर लोगों को, उनकी महिलाओं को ही छोड़ा गया कि जाओ तुम जाके बताओ। सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मोदी के नाम पर जिंदा हो, हिंदू हो, इसलिए रात दिन मोदी मोदी की रट लगा के रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पतियों को, तुम्हारे बच्चों को सामने मार रहा हूँ कि तुम्हें सबक आ जाए कि तुम मोदी के साथ कैसे खड़े हो सकते हो। मेरे पास शब्द नहीं है इससे ज्यादा उनके लिए। वो जो जगह थी जहां पर अटैक हुआ, अभी तो चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो हमें पता चल रहा है, वो आपके वहां पर सेना की गाड़ी डायरेक्ट नहीं जा पा रही थी, और जो रिलीफ भी पहुंचा वो लगभग 1 से 1.5 क्या सेना हमेशा गाड़ी से चलते हैं? देखिए ये कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी। बात करती हूँ। देखिए उससे पहले 1-2 चीजें बस मैं कहना चाहूंगी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, उसके लिए बस एक चीज कहना चाहूंगी। इस बार जब 2024 में इलेक्शन थे तो राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिएगा अब जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले होंगे। क्या ये स्टेटमेंट दिया था या नहीं दिया था? उसका मतलब क्या था? वो ये चाहते थे कि वो ये सोचते थे कि भाजपा देश की सेना पे हमले कराते। दूसरी बात, आशीष जी मैंने आपको बहुत सुना, आप अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए कि शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया उसको? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया आपने? जब इलेक्शन से पहले कोई आपकी ही देश की जो सेना है उसकी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए तो आप उससे क्या बोलेंगे? कोई इलेक्शन से पहले अगर ये कहे कि देखिएगा आप देश की जो सेना है जम्मू कश्मीर में उस पर अटैक बढ़ जाएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम से अपनी ही सेना पर सवाल उठा देना, उसे कटघरे में खड़े कर देना, उसके शौर्य पे सवाल उठा देना क्या दिखाता है? इनकी मानसिकता दिखाता है। और रही बात सिक्योरिटी की,
मैं मानती हूँ हमारा सवाल सही था, हमारा सवाल सही था कि सुरक्षा में गड़बड़ी हो शांत हो जाइए। ये इल मैनर लोगों की तरह, बिना पढ़े लिखे लोगों की तरह चिल्लाना बंद करिए। अगर आपको देखिए, सबसे पहले ये जो भी आरोप लगा रहे थे, मैं इनके सारे आरोप चुपचाप सुन रही थी। मैंने एक भी चीज के लिए काउंटर नहीं किया, क्योंकि ये असभ्यता होता है कि अगर कोई डिबेट करनी है और किसी निष्कर्ष पे या किसी पार्टी का पक्ष सुनना है तो दूसरे को बोलने का मौका दिया जाए। और इनके असभ्यता ही दिखाती है कि ये कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं होते, क्योंकि जैसे ही अपनी पार्टी के विरुद्ध जरा सा भी सुनने को मिल जाए, ये बस बेवकूफों की तरह वर्ड कहना चाहिए, लगातार चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपनी असभ्यता ये भी नहीं ध्यान रखते कि हाँ, जो ये बात कह रहे हैं उसके काउंटर करने के लिए आपको शब्द मिलेंगे, समय मिलेगा। आप फिर शुरू हो गए, लोगों की लाश पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं आप। शर्म कीजिए जरा। सॉरी, मैं माफ करिएगा, मैं डिबेट या तो मैं कैंसिल कर दे रही हूँ अगर आप इनको शांत नहीं रख सकते। अगर आप इनको शांत आशीष जी, डिबेट को चलने दीजिए। आशीष जी प्लीज बात को सुनिए। आशीष देखिए, मैं बात हमेशा आपके सामने भी एक्सेप्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ लूप होल हुआ होगा। मैं ये इस बात को बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूंगी कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये हमारे देश की नागरिकों का जान का सवाल है और संवेदना और दुख इतना ज्यादा है कि हम उसको शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, जो हमारे नागरिकों की जान गई। लेकिन दुख की बात है कि ये सारी इवेंट्स या घटनाएं उस समय हो रही हैं जब कश्मीर प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहां पे चैन अमन, लगातार टूरिस्ट लगातार जा रहे थे। और मैंने आपसे फिर से बोला, सबसे ज्यादा दुखद बात है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया, एक राजनीतिक पार्टी के नेता को नाम लेके बोला गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और उनके बच्चों के सामने, महिलाओं के, मतलब मुझे तो ऐसा फील है जैसे कोई मुझे ट्रेलर दिखा रहा है मुगल काल का, कि तुम कलमा पढ़ो, तुम ये दिखाओ कि तुम्हारा सर्कमसिजन हुआ है नहीं हुआ है उनके परिवार के सामने, और फिर उसे मारा जा रहा है। क्या ये मुगल काल की कहीं ना कहीं कोई दस्तक तो नहीं दे रहा है? मतलब तो इस वाली कोई भी अगर लूप होल हुआ है सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मैं मानती हूँ हो सकता है कुछ ना कुछ गलती रही हो, लेकिन जो हरकत है जिस ढंग से की गई, जरा उसको भी गौर से देखिएगा। वो खाली दहशत फैलाना नहीं है। ऐसी मानसिकता को क्या समझती हैं? ऐसी मानसिकता को क्या समझती है? क्या कोई है जो बहुत प्लानिंग के साथ इन तमाम दुश्मन को उतारता है, फिर एक विशेष धर्म को टारगेट बनाता है और ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है कि भाई कश्मीर हमारा है और इसमें किसी और धर्म को आने की इजाजत नहीं है? कुछ ऐसा ही इशारा आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल, कश्मीर के लोग अब अमन, चैन और शांति और प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान कोई फूटी आंख सुहा नहीं रहा था। इवन पीओके में भी अब डिमांड होने लगी कि कश्मीर में अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो हम पीओके भी कश्मीर के साथ जुड़ जाएं। लेकिन पाकिस्तान खुद बदहाल था, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कश्मीर आगे बढ़े और पीओके भी डिमांड करे कश्मीर के साथ जुड़ने की। तो ये जो कायराना हरकत है, इस पे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का है, क्योंकि वो लगातार ऐसी कोशिशें करना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो ना बढ़ी रहे, और एक सोची समझी साजिश के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रेकी करके ये हमला किया गया है। और ये सेना पर हमला नहीं किया गया, ये देखिए प्लानिंग होती है, सोची समझी साजिश होती है, रेकी होती है, और ये भी पता है कि उस समय सिक्योरिटी भी इतनी नहीं होगी कि जिससे इन लोगों को बचा लिया जाएगा। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, तो ऐसे में आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? अभी आपके माध्यम से जो ये बातें आशीष जी ने की, सोचिए, इनके हिसाब से कारगिल युद्ध भाजपा ने कराया था। क्या बोल रहे हैं ये लोग? मैंने अभी आपसे क्या बोला, इनकी राजनीति के हिसाब से सेना पे हमें भाजपा कराती है, पाकिस्तान को साथ भाजपा, मतलब शर्मिंदगी की राजनीति की, ओछी राजनीति की लिमिट्स नहीं है। कहते हैं कारगिल युद्ध आपके समय में हुआ, इसका शब्द का आप मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या निकालेंगे आप? आशीष जी ये बोल रहे थे कि जो 350 किलो RDX आया था उसको लेकर कोई जांच नहीं हुई, आतंकवाद के साथ आपके नेता घूमते नजर आए, उन्हें काफी कुछ इन्होंने आरोप लगाया, तो उनका जवाब दीजिए। मैं बाटला एनकाउंटर पे आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली पार्टी कौन थी? जो हमारे 4 स्क्वाड्रन लीडर की मौत के लिए जिम्मेदार था, पॉइंट ब्लैंक पे जिनको मारा, यासीन मलिक के साथ हाथ कौन मिलाता था? उनके लिए कौन सपोर्ट में खड़ा होता था?
आतंकवादियों को जन्म से साथ देने वाली पार्टी आज हमारे ऊपर उंगली उठा रही है। रही बात, अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को गौर से देखें, जब भाजपा सरकार आई तो चीजों को सिर्फ एक एनालिसिस किया गया, उसके बाद एक भी आतंकवादी घटना का पुरजोर जवाब दिया गया। और ये वाली जो घटना हुई है, मैंने आपसे फिर कहा, जो ये आप देख रहे हैं ना, जो राजनीति ये कूटनीति के लिए गए हैं, जो पक्ष उठाए गए हैं, जैसे राजनीतिक संबंध खत्म करना, वाटर सिंधु इसको खत्म करना, नदी के पानी को स्टॉप कर देना, ये सिर्फ एक मूवी के एक छोटे ट्रेलर से भी कम है। एक्चुअल की मूवी में जब आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान बिल्कुल सहमा हुआ नजर आएगा। और इस बार पीएफआई भारत में कश्मीर के साथ जुड़ेगा, भाजपा उसके लिए लगातार कटिबद्ध और लगातार कार्य करेगी। जम्मू कश्मीर में अगर इनकी इतनी अच्छी मंशा थी तो 370 हटाने का कार्य क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों आज तक 370 के लिए एक बार भी भाजपा को बधाई नहीं दी कि आपने इतना बड़ा कार्य कर डाला कि 370, एक देश जहाँ पे 2 संविधान, 2 विधान और 2 प्रधान चल रहे थे, उसके लिए कभी ये बात नहीं करते। अगर इनकी मंशा अच्छी होती तो हर बार 370 के लिए इतने साल वेट ना करना पड़ता, 70 साल इंतजार ना करना पड़ता देश की जनता को। और जो लगातार परमिट चाहिए था उसे जम्मू कश्मीर हटने के बाद ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है वहां की सुरक्षा घेरे को लेकर, और जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा? इसके जवाबदेही डेफिनेटली सरकार की होगी, लेकिन वहां पर आतंकवादी को शय देने वाले लोग जो हैं और साथ में पाकिस्तानी जो सपोर्ट उनको लगातार कर रहा है, उस सप्लाई चेन को अब जड़ से खत्म करना कौन करेगा? जड़ से खत्म कौन करेगा ममता जी? कौन करेगा? वो हम करेंगे और आपके सामने करेंगे, आपके सामने करेंगे और आपके सामने एक एक चीजें क्लियर होंगी और सामने आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। बस देखिए, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, कोई भी सैन्य या कोई भी निर्णय एकदम से रातों रात नहीं लिया जाता, उसके लिए डिसीजन होना होता है। और मोदी जी 56 का सीना आप देश की जनता के सामने को दिखाएंगे और देश के उन लोगों को निराश नहीं करेंगे जो लगातार अब आंख लगाए, लगातार रात दिन सिर्फ न्यूज में यही देख रहे होते हैं कि आज मोदी जी क्या करेंगे, आज मोदी जी का एक्शन क्या होगा, तो उसे निराश नहीं करेंगे। अपने इन 28 लोगों की तो निराश तो लास्ट समय भी पुलवामा हमला जब हुआ था उसके बाद भी नहीं किया था, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना फिर घट गई। लेकिन इसका जड़ से इलाज होना चाहिए ममता जी। कौन इसे सपोर्ट कर रहा है? कौन आतंकवादी को प्रोड्यूस कर रहा है? कौन वहां तक पहुंचा रहा है मासूम लोगों की जो ये लोग जान ले रहे हैं? उसका इलाज होना चाहिए, ना कि जहां पर जवाब देकर बैठ जाना। लगातार इस पर ठोस कार्रवाई होती रहनी चाहिए। उन तमाम ताकतवर देशों से मिलकर इन आतंकवादी संगठनों का निस्त नाबूद खत्म कर देना चाहिए। जो गीदड़ भपके दिखाते हैं ये और हथियार के बल पे मासूमों की जान लेते हैं, तो इनको पता लग जाना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ना, वो अपने ही लिए गलत कर रहे हैं। उनकी इस बार मैंने आपसे फिर कहा 7 पुश्ते याद रखेंगी, 7 पीढ़ियां की उन्होंने देश की जनता के साथ क्या किया। और जो पुलवामा में अटैक है उसके भी जितने भी आतंकवादी लॉन्च पैड थे वो खत्म करके ही चैन लिया गया, उससे पहले उन्हें बख्शा नहीं गया। किसी भी आतंकवादी घटना को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता है और लगातार इस चीज का वो किया जाता है कि अगर वो एक को मारे तो उसके बदले 100 को उनके यहाँ पर खत्म किया जाए, 100 आतंकवादी उनके यहाँ खत्म हो, उसके लिए लगातार कार्य किया जाता है। और अब भी होगा। 26 लोगों का 28 लोगों की मौत का बदला कम से कम 28,000 आतंकवादियों को मार के लिया जाएगा। आपके सामने मैं ये एश्योरेंस दे रही हूँ। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ